हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PR स्टडी एरिया में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के केवल बहुवैकल्पिक प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवन काल या जीवन अवधि, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु काल, ऑप्शन नंबर सी A+B दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवन काल या जीवन अवधि। जीवन काल या जीवन अवधि क्या है इसको समझिए। यानी कोई भी जीव जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसकी लास्टली जो मृत्यु होता है, तो जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसी समय को जीवन काल या जीवन अवधि बोलते हैं और उसी को इंग्लिश में लाइफ स्पैन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौवा और तोता का क्रमशः जीवन अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 15 और 60। तो 15 तो कौवा का होता है और 60 मगरमच्छ का होता है। ऑप्शन नंबर बी 15 और 40। जैसा कि अभी बताएं 15 कौवा का होता है और 40 जो होता है वो बिल्ली का होता है। ऑप्शन नंबर सी 140 और 30। तो 140 तोता का होता है और 30 जो होता है कुत्ता का होता है। ऑप्शन नंबर डी 15 और 140। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 कौवा का होता है और 140 तोता का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस जैव प्रक्रियाओं द्वारा संतति में वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिशन यानी पोषण, ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्शन यानी जनन और ऑप्शन नंबर डी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। जनन ही एक ऐसी जैव प्रक्रम या प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे समान बच्चे को जन्म देती है, जिससे कि उसकी संख्या में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के साथ साथ उसकी प्रजाति भी इस पृथ्वी पर कायम रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए आंतरिक निषेचन, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन और ऑप्शन नंबर डी B+C दोनों। तो आंतरिक निषेचन का वह प्रकार है जो कि किसी जीव के शरीर के अंदर में निषेचन होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन बोलेंगे। और अलैंगिक जनन यानी जनन की वह विधि जिसमें केवल एकल जनक ही भाग लेता है उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब दो जनक अर्थात विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में संलयन होता है तो यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है बाह्य निषेचन, तो ये जो होता है जब किसी जीव के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसको बोला जाता है बाह्य निषेचन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए किस शब्द की रचना की गई है? क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वह हूबहू अपने जनक के समान होते हैं, तो उनके लिए किस शब्द की रचना की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है रेमेट्स और ऑप्शन नंबर बी है एक पुंजक या क्लोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पुंजक या क्लोन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसमें जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर बी मोनेरा, ऑप्शन नंबर सी A+B दोनों और ऑप्शन नंबर डी
पुष्पी पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटिस्टा और मोनेरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा और ऑप्शन नंबर डी A+B। तो अमीबा में द्विखंडन विधि पाया जाता है, पैरामीशियम में द्विखंडन विधि पाया जाता है, लेकिन हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A+B, अर्थात अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन विधि पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईस्ट और हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? ऑप्शन नंबर ए द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी खंडन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकुलन। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुकुलन विधि में मातृ कोशिका से एक उर्ध्व निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोनिडिया, ऑप्शन नंबर बी जेम्यूल, ऑप्शन नंबर सी कलिका या मुकुल और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलिका या मुकुल, जिसे इंग्लिश में बड भी कहा जाता है। कोनिडिया जो है पेनिसिलियम में बनता है, जेम्यूल जो है स्पंज में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलियम में, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में और ऑप्शन नंबर डी स्पंज में। जैसा कि अभी ऊपर के क्वेश्चन में चर्चा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोनिडिया बनते हैं ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम में, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी स्पंज में, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेनिसिलियम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीफा या साइकर नामक स्पंज में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए खंडन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विखंडन विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकुलन विधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये जैसा कि नीचे का ऑप्शन देख रहे हैं ए बी सी डी, तो ये सभी जो है कायिक जनन के प्रकार हैं, यानी कि इसके द्वारा पौधों में जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए है कंद, ऑप्शन नंबर बी है बल्ब, ऑप्शन नंबर सी भूस्तरिका और ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए कंद, ऑप्शन नंबर बी भूस्तरिका, ऑप्शन नंबर सी प्रकंद और ऑप्शन नंबर डी कोनिडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोनिडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से उपास्थनिक कलिकाएं उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए अदरक, ऑप्शन नंबर बी केला, ऑप्शन नंबर सी डहलिया और ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किसे जलाशयों का महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी कि टेररिस्ट ऑफ बंगाल? ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफिलम, ऑप्शन नंबर बी एगेव, ऑप्शन नंबर सी केला और ऑप्शन नंबर डी जलकुंभी, यानी उसका जो बोटेनिकल नेम है वाटर हायासिंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलकुंभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
इनमें कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी, ऑप्शन नंबर डी धान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलकुंभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए कोनिडिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भूस्तरिका द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कंद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रकंद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूस्तरिका यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करते हैं? बहुत सारे पौधा ऐसे हैं कि सालाना द्विवार्षिक पुष्प पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ वैसा प्रश्न है, वैसा सिलेक्टेड करना है जिसमें से चुनना है कि कौन सा पौधा है जो केवल अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी बांस, ऑप्शन नंबर सी लीची, ऑप्शन नंबर डी केला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल मादा युग्मक से, ऑप्शन नंबर बी केवल नर युग्मक से, और ऑप्शन नंबर सी नर और मादा युग्मक के संलयन से। तो केवल मादा युग्मक से जाइगोट का निर्माण नहीं हो सकता है, केवल नर युग्मक से जाइगोट का निर्माण नहीं हो सकता है। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे यानी उनका संलयन होगा तब जाके जाइगोट का निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मोनोकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी पॉलीकार्पिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोनोकार्पिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी बांस, ऑप्शन नंबर सी नीला कुरेंजी, और ऑप्शन नंबर डी महुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला कुरेंजी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध चक्र यानी इंग्लिश में उसको ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, किस में पाई जाती है? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या इन सभी में? तो मध चक्र जो है इन सभी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या इन सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी में ऋतुस्राव चक्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लैंगिक जनन की घटनाएं में शामिल है? ए निषेचन पूर्व, ऑप्शन नंबर बी निषेचन, ऑप्शन नंबर सी निषेचन पश्च, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो लैंगिक जनन की घटनाएं में इनमें से सभी शामिल है यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निषेचन पूर्व भी, निषेचन भी और निषेचन पश्च भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, युग्मक जनन यानी कि गैमीटोजेनेसिस में बनता है? ऑप्शन नंबर ए केवल मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर बी केवल नर युग्मक, और ऑप्शन नंबर सी नर और मादा युग्मक, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर और मादा युग्मक यानी गैमीटोजेनेसिस के प्रक्रिया में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। तो नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवों में एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कोई भी जीव जिसमें एक लिंग पाया जाता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए उभयलिंगाश्रय, ऑप्शन नंबर बी समयुग्मकी, ऑप्शन नंबर सी एक लिंगाश्रय, और ऑप्शन नंबर डी विषम युग्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक लिंगाश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में द्विलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए
किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उभयलिंगाश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण है टेपवर्म, स्पंज, जोक या इनमें से सभी। तो टेपवर्म, स्पंज और जोक इन सभी के सभी जो है द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी नारियल, ऑप्शन नंबर सी खजूर और ऑप्शन नंबर डी नींबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नारियल जो है उभयलिंगाश्रयी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन पादपकाय अगुणित है, यानी हैप्लॉइड है? तो ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट सब के सब जो है हैप्लॉइड है, यानी कि अगुणित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन पादपकाय द्विगुणित है, यानी डिप्लॉइड है? ऑप्शन नंबर ए अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा और ऑप्शन नंबर डी ए प्लस सी। तो जैसा कि ऊपर के प्रश्न में देखें कवक जो है हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए प्लस सी, यानी कि अनावृतबीजी और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 44 और ऑप्शन नंबर डी 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी में, यानी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और शैवाल इन सभी को निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम है जल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नर पौधे के एक पुष्प में लगभग कितने परागकण बनते हैं? 1,50,000, 2 लाख, 3,50,000 और 5 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से अनिषेक जनन यानी पार्थोजेनेसिस की क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए रोटीफर्स, ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी और ऑप्शन नंबर सी मनुष्य और ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी। तो सबसे पहले समझिए कि अनिषेक जनन पार्थोजेनेसिस की क्रिया क्या होती है। तो कुछ जीवों में बिना निषेचन की क्रिया हुए बिना ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी घटना को हम पार्थोजेनेसिस या हिंदी में अनिषेक जनन कहते हैं। तो मनुष्य में तो होगा ही नहीं, तो आपका बच जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि रोटीफर्स और मधुमक्खी में अनिषेक जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब युग्मक का संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और भ्रूणोद्भव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाह्य निषेचन, यानी जीवों के युग्मकों का जब मिलन जब उनके शरीर के बाहर होता है तो उसी क्रिया को बाह्य निषेचन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं के बाद बनता है, यानी कि क्वेश्चन समझिए ये कह रहा है कि जब निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद निम्न में से कौन सा घटना होता है? ऑप्शन नंबर ए नर युग्मक, ऑप्शन नंबर बी मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर सी जाइगोट या युग्मनज और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो नर युग्मक तो निषेचन पूर्व की घटनाएं हैं
मादा युग्मक भी निषेचन पूर्व की घटनाएं है, लेकिन जाइगोट या युग्मनज जो है वो निषेचन पश्च की घटनाएं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए निषेचन, ऑप्शन नंबर बी भ्रूणोद्भव, ऑप्शन नंबर सी युग्मक जनन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो निषेचन शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। भ्रूणोद्भव जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भ्रूणोद्भव। और युग्मक जनन, तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन अंडप्रजक है? ओविपेरस। ऑप्शन नंबर ए सांप, ऑप्शन नंबर बी मुर्गी, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी क्वेश्चन समझिएगा, ये कह रहा है कि इसमें कौन ऐसे जीव है जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे पहले अंडे का जन्म देते हैं। तो सांप भी हो जाएगा, मुर्गी भी हो जाएगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है, डिप्लॉयड है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए अंड है, ऑप्शन नंबर बी पराग है, ऑप्शन नंबर सी जाइगोट है और ऑप्शन नंबर डी नर युग्मक है। तो अंड, पराग और नर युग्मक ये सब के सब हैप्लॉयड है, यानी कि अगुणित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाइगोट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो ऑप्शन नंबर ए पराग, ऑप्शन नंबर बी परागकोश, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट, अंडाशय यह जो है द्विगुणित है, परागकोश भी द्विगुणित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग, यानी यह जो है हैप्लॉयड है, यानी कि अगुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है युग्मनज से भ्रूण बनता है, तो ये तो सही है, युग्मनज से ही भ्रूण बनता है। ऑप्शन नंबर बी मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। हाँ ठीक है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया, क्योंकि यह अपने जीवों को जन्म देने के लिए अंडे का जन्म नहीं देती है, जैसे मुर्गी मगरमच्छ देती है। ऑप्शन नंबर सी पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है, तो ये भी सही है कि पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि हमको सिलेक्ट करना था, सही नहीं है। अंडाशय जो होता है बीज के रूप में विकसित नहीं होगा, वह फल के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन यानी निषेचन की वह विधि जो किसी जीव के शरीर के अंदर में होता है, उसी को आंतरिक निषेचन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेढक में, ऑप्शन नंबर बी मछली में और ऑप्शन नंबर सी मनुष्य में, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में जो होता है आंतरिक निषेचन पाया जाता है, जबकि मेढक मछली में जो होता है बाह्य निषेचन पाया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।